नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों की छरवाली समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते हफ्ते की दो खबरों से शुरुआत करते हैं। एक वो खबर जिस पर खूब चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, और दूसरी वो खबर जो बनवाई ही इसलिए गई थी कि उसी पर सारी चर्चा हो जाए, और वो हुई भी। बल्कि सिर्फ चर्चा ही नहीं हुई, इस खबर के ऐसे लड़के तरके लगा दिए गए कि सड़कों पर लगे होर्डिंग से लेकर अखबारों के पन्नों तक और टीवी की बहसों से लेकर सोशल मीडिया के छर्रों तक इसी खबर पर मिसा दिए गए। ये खबर थी उत्तराखंड के कई जगहों के पुनर्नामकरण संस्कार की, जिसे पूरी भव्यता से निभाते हुए धामी सरकार ने भौंकुच फरका देने का कीर्तिमान रच दिया। जबकि इस खबर के यशगान तले जो खबर दबा दी गई वो ये थी कि प्रदेश में निजी स्कूलों की दादागिरी अपने चरम पर जा पहुंची है और प्रदेश में पूरी शिक्षा व्यवस्था ही अब एक संगठित अपराध बन चुकी है, जिसमें नए नए शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। कितना अजीब सा लगता है यह शब्द शिक्षा माफिया कहने और सुनने में भी, लेकिन हकीकत यही है कि शिक्षा व्यवस्था अब माफियाओं का संगठित अड्डा बन चुकी है। इस पहलू पर अभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पोस्टमार्टम उस सरकारी खबर का भी कर लेते हैं जिसे अपनी उपलब्धि बताते हुए धामी सरकार ने ऐसी रील बनवाई कि मेलोड्रामा के मंडाण में ढोल ही फोड़ दिया। सरकार ने बीते दिनों कथित जनभावनाओं का सम्मान करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा जगहों के नाम बदल दिए। चुन चुनकर वो जगह छांटी गई जिनके नाम मुस्लिम या इस्लामिक साउंड करते हैं, जैसे गाजीवाली, मोहम्मदपुर, खानपुर, अकबरपुर, अब्दुल्लापुर, नवाबी रोड आदि। अब हिंदू मुस्लिम डिवाइड का नैरेटिव इतना नॉर्मलाइज किया जा चुका है कि इन तमाम नामों के बदले जाने पर कोई सवाल तक नहीं उठते। लेकिन इस फहरिस्त में मियाँ वाला भी शामिल था, जिसके चलते सरकार की स्थिति आप मियाँ फजीहत वाली बन पड़ी। कहाँ तो सरकार इस फैसले पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही थी, और कहाँ उसे लोगों ने एहसास करा दिया कि भाई साहब, आपने तो 80 बरस की उम्र और नाम मियाँ मासूम वाली हरकत कर डाली। एक तरफ तो राज्य में ऐसे कांडे लगे हुए हैं कि उसकी स्थिति आप मियाँ मंगते और बाहर खड़े दरवेश वाली बनी हुई है, और सरकार है कि जगहों के नए नए नामकरण करके अंधे ने चोर पकड़ा, दौड़ियो ये मियाँ लंगड़े, यही स्थिति बनाई जा रही है। इस बकी बात पर लोगों ने कहना ही था कि घर में देखो छलनी ना छाछ, बाहर मियाँ तीरंदाज। मौजूदा सरकार की हालिया स्थिति बताते हुए मियाँ शब्द से जुड़ी इतनी कहावतें सुनाने का हमारा आशय ये भी है कि सरकार को मियाँ शब्द से जो परहेज है वो कुछ कम हो सके और सरकार बींग पाए कि मियाँ उत्तराखंड के मूल राजपूतों में शामिल रहे हैं। इतिहासकार पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी से लेकर राहुल सांकृत्यायन तक ने उत्तराखंड में मियाँ राजपूतों के बारे में खूब लिखा है। इसके साथ ही देहरादून शहर के इतिहास से भी पुराना मियाँ वाला का इतिहास रहा है। हालिया घटना के बाद वरिष्ठ पत्रकार शीशपाल गुसाई ने तो मियाँ लोगों और मियाँ वाला के इतिहास पर विस्तृत लेख भी लिखा है। चौतरफा फजीयत हुई तो धामी जी का बयान आया कि बल्कि जनभावनाओं को देखते हुए मियाँ वाला का नाम नहीं बदला जाएगा। वैसे सरकार की फजीयत करवाने में सरकार के चेलों की भी अहम भूमिका होती है। उन्होंने पहले शहर भर में पोस्टर लगवाए कि मियाँ वाला को रामजी वाला करने पर सरकार का आभार, और इसके कुछ ही दिन बाद नए पोस्टर लगवा दिए कि मियाँ वाला का सम्मान पुनः वापस करने पर सरकार का आभार। इस तरह से मियाँ वाला में सरकार ने बिना कुछ फरकाए ही 2-2 बार का आभार सपोर्ट लिया। बहरहाल, अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसे पुनर्नामकरण की बहस के हल्ले ने पूरी तरह दबा दिया। ये मामला प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। इन दिनों शहर में कई बुक सेलर्स के पास आपने लोगों को ऐसी कतारों में खड़ा देखा होगा जैसी कतारें कभी राशन की दुकानों पर लगा करती थी। पहली नज़र में देखने पर यह कोई साधारण सा दृश्य लग सकता है कि एडमिशन सीजन होने को है या नया सत्र शुरू होने को है, तो बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म के लिए अभिभावक दुकानों पर देखे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा ही गहराई से देखने पर वो ट्रेंड साफ साफ दिखता है कि कैसे निजी स्कूल हर साल किताबों में कोई ना कोई फेरबदल करते हुए अभिभावकों को मजबूर कर रहे हैं कि वो हर साल नई किताब ही खरीदें और पिछले साल वाली किताबों को फुंड चिल्लाने पर मजबूर हो जाएं। इसके साथ ही मनमाने तरीके से फीस बढ़ाए जाने का मुद्दा भी स्कूली छात्रों के अभिभावकों को लगातार परेशान कर रहा है, और सरकार ने इस मामले में पूरी तरह से बौग मारी हुई है। उत्तराखंड में वैसे तो कांग्रेस भी सिर्फ नाम मात्र के लिए ही मुख्य विपक्ष है और उसकी भूमिका अक्सर सरकार के दगड़िया वाली ही रहती है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस नेता पंकज छेत्री ने वाजिब सवाल उठाए हैं।
उन्होंने बीते दिनों देहरादून कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए इस मामले को उठाया और आरोप लगाए कि सरकार की मिलीभगत के चलते ही निजी स्कूलों की ये लूट जारी है। पंकज छेत्री ने ये बात भी उठाई कि एक तरफ तो धामी सरकार बुलडोजर से लेकर जिहाद तक हर मामले में यूपी की योगी सरकार का अनुसरण करती रहती है, और इस मामले में वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरह कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाती। उत्तर प्रदेश में द उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल्स फीस रेगुलेशन एक्ट 2018 लागू है, जिसमें निजी स्कूलों को नियंत्रित करने के प्रावधान हैं। इस एक्ट में फीस बढ़ाए जाने की सीमाएं भी तय की गई हैं और स्कूलों की मनमानी रोकने के अन्य प्रावधान भी इसमें मौजूद हैं। पंकज छेत्री का आरोप है कि उत्तराखंड में भी जब तक फीस रेगुलेट करने वाला कोई ठोस कानून नहीं बनता, तब तक प्राइवेट स्कूलों की ये लूट नहीं रोकी जा सकती, और कई स्कूल तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 40% तक फीस बढ़ा ली है। उत्तराखंड के पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था की मवासी कैसे घाम लगाई जा चुकी है, ये सर्वविदित है। पलायन का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि पहाड़ के कई लोग अपने बच्चों की बेहतर स्कूली शिक्षा के लिए ही देहरादून, हल्द्वानी जैसे शहरों में आते हैं और यहाँ किराए के मकानों में रहते हुए किसी तरह सीमित वेतन में सारे खर्चे चलाते हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई ही मुख्य खर्च होता है। ऐसी बड़ी आबादी देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में है, जो बच्चों की पढ़ाई के चलते ही इन शहरों में आई है। इस पूरी आबादी को फीस वृद्धि और कॉपी किताब यूनिफॉर्म के बढ़ते दाम लगातार डाम रहे हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति को इस खबर से ही समझ लीजिए कि 1149 प्राथमिक स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, और 12,065 प्राथमिक स्कूलों में से 50% में प्रधानाध्यापक नहीं है। पलायन आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों स्कूल ऐसे भी हैं जहां सिर्फ एक छात्र ही बाकी रह गए हैं। कहीं टीचर नहीं है और कहीं छात्र नहीं है, यानी कुल जमा बात यही है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति खाड़ुंजुगा हो चुकी है या कर दी गई है। ये उस विभाग के हाल हैं जिसमें ट्रांसफर को लेकर घूस का ऐसा खुला खेल फर्रुखाबादी चलता है कि मंत्रियों को इसके लिए अलग से लाइजनर तैनात करने पड़ते हैं। शिक्षा विभाग की सारी बहस सिर्फ सुगम और दुर्गम के खेल तक सीमित हो जाती है, जबकि इस दौरान छात्रों और उनकी शिक्षा की तो बस डिबली बम ही होती रहती है। हालांकि पहाड़ों में कई सरकारी शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से ही कई छात्रों का भविष्य सुधारा है, संवारा है, और जो आज भी पूरी तन्मयता से अपने शिक्षक धर्म को निभा रहे हैं। लेकिन बिजोग ऐसा पड़ा है कि वही शिक्षक विभाग में सबसे उपेक्षित बना दिए गए हैं। ऐसे में इन आरोपों को सीधे सीधे बल मिलता है कि सरकार सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा की मवाशी उजाड़ रही है, ताकि निजी स्कूल खूब फले फूलें, जो प्रकाशकों के साथ मिलकर मनमाने रेट पर किताबें बेचें, पूरे संगठित तरीके से एक नेक्सस की तरह से काम करें, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, बस उसे बॉग मारते रहने के बदले कमीशन हर बार पहुंचा दिया जाए। और ये स्थिति सिर्फ स्कूली शिक्षा की ही नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में भी यही पैटर्न देखा जा सकता है, जहां ये खेल और भी बड़ा और व्यापक हो जाता है। लाखों रुपए फीस वसूलने वाले कॉलेजों की सूची अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से अधिकतर या तो नेताओं के अपने कॉलेज हैं या उनके किसी करीबी के। सरकारी कॉलेजों की स्थिति ऐसी है कि वहां छात्रों और शिक्षकों को अधिकतर किसी न किसी गैर शिक्षण कार्य में उलझाए रखा जाता है। अव्वल तो अधिकतर कॉलेजों में परमानेंट शिक्षक हैं ही नहीं, और देश के तमाम सरकारी विभागों की तरह ये भी ठेके पर ही चल रहा है। प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज के शिक्षक से आप उच्च शिक्षा की स्थिति पर बात करेंगे तो पाएंगे कि वो इतना प्रताड़ित हो चुका है कि दुखती रग पर हाथ पड़ते ही आपको गले लगा लेता है और कहता है कि कंठ भरीक औंद उमाल औ बांधे जा धीर और कॉलेज डुबन लगियों चा बेटा स्यों नेतों का खातिर। सरकारी कॉलेज के शिक्षकों को बिदगाने वाला एक और अतरंगी फरमान इन दिनों उत्तराखंड में जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अब हर शिक्षक को अपनी क्लास शुरू करने से पहले सभी छात्रों को फ्रेम में लेते हुए एक सेल्फी लेनी होगी और एक फोल्डर बनाकर इसे सुरक्षित रखना होगा। अब को जान कि सरकार ने इस बारे में सोचा भी है या नहीं कि प्रदेश के सभी प्रोफेसरों को अगर वो हर रोज सेल्फी मैंने ले ली आज करवाने में सफल हो भी गए तो क्या इतना क्लाउड स्पेस सरकार अफोर्ड कर पाएगी? क्योंकि उत्तराखंड सरकार पर पहले ही कई कंपनियों का क्लाउड स्पेस का बकाया करोड़ों में है। शिक्षक इसलिए भी परेशान हैं कि अधिकतर विभाग अस्थायी शिक्षकों के भरोसे चलाए जा रहे हैं, जिन्हें न्यूनतम वेतन पर रखा गया है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान पर सरकार कभी काम नहीं करती, नियुक्तियों पर काम नहीं करती, और ऊपर से इस तरह के अतरंगी फरमान जारी कर दिए जाते हैं।
हालांकि एक प्रोफेसर इस बारे में कहते हैं कि छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए टीचरों द्वारा सेल्फी लेने का ये जो फरमान है, ये उतना भी क्रांतिकारी नहीं है जितना कि बादलों को रिमोट से आगे पीछे करने वाला मंत्री जी का आइडिया था। ये नया फरमान असल में सही डायग्नोसिस का गलत उपचार है। उत्तराखंड में कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहां शिक्षक सिर्फ घाम ताप रहे हैं और उन्हीं की उदासीनता के चलते बच्चे क्लासों में नहीं आ रहे। दूसरी तरफ पहाड़ के कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हर दिन कॉलेज तक पहुंचने के लिए 150 से 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और गरीब घरों के इन बच्चों के लिए ये रकम इतनी बड़ी है कि वो उनके लिए रोज कॉलेज आना संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए ऐसे तुगलकी फरमानों की नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन क्या वो स्थिति उत्तराखंड में कभी बन पाएगी? इस बारे में उत्तराखंड के एक अन्य शिक्षक जो कि एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में उच्च शिक्षा चलाई जा रही है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड। इतना बोल्ड स्टेटमेंट देने के पीछे वो सबसे मुख्य कारण ये बताते हैं कि प्रदेश सरकार का दखल यूनिवर्सिटीज़ में लगातार ऐसे बढ़ाया जा रहा है कि उसकी ऑटोनॉमी पूरी तरह खत्म की जा रही है। यूनिवर्सिटी का अपना अलग एक्ट होता है, अलग पहचान होती है, अपनी अपनी कार्यप्रणाली होती है, लेकिन राज्य सरकार और विशेष तौर से शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि उनका दखल हर कॉलेज में इतना मजबूत हो कि उनके ही लोग जगह जगह फिट हो जाएं और दुहत्ती सपोड़ने के भरपूर मौके बना लिए जाएं। इसलिए वो कभी अम्ब्रेला एक्ट के नाम पर तो कभी अन्य आदेशों से सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक ही डंडे से हाँकते हुए सिर्फ एक डिग्री बेचने का या बांटने का अड्डा बना देना चाहते हैं। ये तमाम कोशिशें इशारा करती हैं कि अन्य क्षेत्रों की तरह ही स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को धीरे धीरे ऐसा बनाया जा रहा है जहां उसे पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में भी माफियाओं का कब्जा हो जाए। बाकी पब्लिक सेक्टर इकाइयों की मवासी पहले ही घाम लगा दी गई है, जिसका ताज़ा उदाहरण IMPCL है, जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले आपको विस्तार से बताया था। इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि हालिया संसद सत्र में जब सरकार से पूछा गया कि जिस IMPCL को सरकार निजी हाथों में सौंप रही है, क्या वो मुनाफा नहीं कमा रही, तो सरकार ने बताया कि मुनाफा तो हर साल करोड़ों में कमा रही है, लेकिन नीति आयोग की सलाह है कि इसे भी निजी हाथों में सौंप दिया जाए ताकि इसके भी अच्छे दिन आ सकें। हालांकि IMPCL के कर्मचारी, अधिकारी और इससे जुड़े तमाम लोग लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने भी ठान ली है कि वो इस दवा कंपनी से जुड़े सभी लोगों को विकास नाम की टैबलेट घूलने को मजबूर किए बिना थौ नहीं खाएगी। इस हफ्ते एक खबर संस्कृति विभाग से जुड़ी हुई भी आई, जहां स्थानीय कलाकार धरना देने को मजबूर हुए। नरेंद्र सिंह नेगी और सौरभ मैठानी जैसे कलाकारों के साथ ही स्वाभिमान मोर्चा के लोगों ने भी संस्कृति निदेशालय के बाहर इसलिए धरना दिया कि स्थानीय कलाकारों को समय से भुगतान नहीं किया जाता और उन्हें विभाग के कई चक्कर कटवाए जाते हैं। एक तो संस्कृति विभाग उत्तराखंडी कलाकारों को बहुत कम मानदेय देता है और उसका भुगतान भी महीनों बाद किया जाता है। निकिता ने भी बारामासा से बातचीत में इस पहलू पर विस्तार से बात की थी कि बाहर के कलाकारों की तुलना में उत्तराखंडी कलाकारों को हमारा ही संस्कृति विभाग बहुत कम पैसा देता है। यही बात किशन महिपाल और कई अन्य कलाकार भी समय समय पर उठाते रहे हैं। किशन महिपाल तो ये तक कह चुके हैं कि संस्कृति विभाग की उदासीनता के चलते कई लोग कलाकार अपने इंस्ट्रूमेंट बेचने और होटलों में नौकरी करने तक को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन विभाग है कि उसे सिर्फ राग दरबारी गाते हुए कलाकार ही पसंद आते हैं और उसकी कृपा सिर्फ उन्हीं कलाकारों पर निरंतर बरसती रहती है। संस्कृति विभाग की उदासीनता की तरह ही गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला सिंगटाली मोटर पुल भी अब एक सनातन मुद्दा बन चुका है। 19 साल हो चुके हैं और आज भी पुल निर्माण की प्रक्रिया धरातल पर नहीं उतर सकी है। इस पुल के बारे में विस्तार से समझने के लिए आप बारामासा के ये दोनों कार्यक्रम देख सकते हैं। फिलहाल आप स्थानीय सांसद का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता खत्म होते ही पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आपने सिंगटाली पुल की बात की, पूरी बात हो चुकी है, उसका DPR भी तैयार है। आचार संहिता है, जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी उसके अगले दिन सिंगटाली पुल का आदेश तब से 1 साल बीत चुका है और स्थानीय जनता अब भी हूणी हुंट्याली का सुपनिया, भली भलियार का सुपनिया, आस विकास का सुपनिया, रंगला सुपनिया, पिंगला सुपनिया देख रही है, लेकिन पुल निर्माण का कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की तरफ से हम सरकार को एक बार फिर से घचोर रहे हैं कि बिजी जादी लाठी बौग मारने की भी आखिर एक हद होती है जो अब पार हो चुकी है। जाते जाते आप एक खबर और सुनिए जो है तो थोड़ी पुरानी, लेकिन जिस पर चर्चा इतनी कम हुई कि संभवतः आपकी नज़र में भी नहीं आई होगी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कवर से आपके लिए एक बार फिर से लपक ली है।
खबर ऐसी कि महीने भर पहले हुए उत्तराखंड विधानसभा सत्र में जब कांग्रेस से विधायक काजी निजामुद्दीन ने यह मामला उठाया तो विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के तमाम विधायक भी खौले गए थे। उन्होंने चिन्हित किया कि ऊर्जा निगम को साल 2021-22 में 21 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन इसके अगले ही वित्तीय वर्ष में ये घाटा 21 करोड़ से बढ़कर 1224 करोड़ हो गया, 1224 करोड़। घाटे में इतना भयानक उछाल क्यों आया, इसके बारे में बाद में प्रमुख सचिव ऊर्जा ने बयान दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लंबे समय तक गैस आपूर्ति बाधित रही और राज्य का विद्युत उत्पादन भी बाधित रहा, इसलिए इस ऊर्जा प्रदेश को बड़े पैमाने पर बाजार से बिजली खरीदनी पड़ी। हालांकि जानकार बताते हैं कि ये तर्क पूरी तरह से एक कवर अप है और असल खेल बिजली खरीद में जो होता है उसमें नेताओं की कई पीढ़ियां तर जाती हैं। ये भी एक कारण है कि ऊर्जा को मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। सिर्फ अभी वाले ही नहीं, लगभग सभी मुख्यमंत्री ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बिजली खरीद बिज्जा विराट समंदर है जिसमें कमाई के गोते लगाने की अपार संभावनाएं होती हैं। ऊपर से ये इतना तकनीकी मसला होता है कि आम लोगों के लिए तो ये खेल सलमान खान जैसा हो जाता है। बल मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में आप तक हम जल्द ही पहुँचाएंगे ताकि प्रदेश के तमाम लोग बींग सकें कि उनके नेता लोगों की कमाई एक ही कार्यकाल में कई गुना कैसे बढ़ जाती है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया पहलाद, नमस्कार।